हुंडी के बारे में बात कर रहे थे। हुंडी क्या होता है? मानी जैसे ने हम लोग बैंकिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ है तो उसकी जो ओरिजिन हुई है कहीं ना कहीं हुंडी भी से हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले पीस ऑफ पेपर से ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, वही एश्योरेंस हुआ करता था। तो जो नाम था धानी जोग, धानी जोग क्या था? ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस में दर्शानी है। इसका फंक्शंस क्या था? यह पेबल टू एनी पर्सन्स, मीन्स वो पीस ऑफ पेपर जो प्रेजेंट कर देगा उसी को पैसा पेमेंट हो जाएगा। नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, जो पेमेंट लिया उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं हो, क्योंकि धानी जोग में क्या था, सपोज चावल की सप्लाई हुई और आपने पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया और जिस डेट को डाला हुआ है तो आप लेके गए, कोई भी लेके जाएगा उस पीस ऑफ पेपर, उसको पेमेंट मिल जाएगा। पेबल टू एनी पर्सन्स। हुंडी के बाद फिर हुंडी में ही धानी जोग के बाद डेवलप जो हुआ शाह जोग, या स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास व्यक्ति को, उस पे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ रहता था किसको पेमेंट होगा। समवन रेस्पेक्टेबल, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। सपोज यह जो पेमेंट था ट्रेड के लिए हुआ होता था। मिस किसी को कुछ खरीदना है, पैसा नहीं है, तो किसी को मतलब करने का मतलब जो बिजनेस क्लास है एंड जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत पहले लंबे समय से हैं, जिनकी एक मार्केट में रेपुटेशन है, वही हुंडी यूज कर सकते थे। हर कोई हुंडी, आप आज हुंडी लिख देंगे, बैंक अकाउंट मीन्स चेक या ओडी फैसिलिटी आपको नहीं अवेलेबल होगा, जो बिजनेस क्लास है उन्हीं को अवेलेबल होता है। तो धानी जो क्या था, पेबल टू एनी पर्सन, या ट्रेड के लिए होता था, ये फाइनेंस में होता था। पैसे का जरूरत है तो पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन्स को होता था, और जो पैसा रिसीव करता था उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाता था, लायबिलिटी आता था। फिरमान जोग क्या था? यह ऑर्डर हुआ करता था। पेबल टू ऑर्डर मीन्स ऑर्डर करने का मतलब होता है, आप चेक जब देखेंगे तो पेबल बाई ऑर्डर मीन्स जिसको पैसा देना है और जिसको पाना है तो वो ऑर्डर करता था देने वाले को, भाई मेरे को इतने तारीख को पैसा चाहिए, या उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ रहता था जो आप इस व्यक्ति को पेमेंट कर देंगे, तो ऑर्डर हो गया। मीन्स हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, इसको बोलते थे फिरमान जोग, फिरमान। इसके बाद आया देखनहर। देखनहर देखिए एक हिंदी का और पुराने शब्दों का इस्तेमाल है, यहाँ पे भाषाओं का खेल है। देखन, देखन मतलब देख के, जो प्रेजेंटर होता था, पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर, जो लेके जाएगा वो डॉक्यूमेंट उसको पेमेंट हो जाएगा। फिर धानी जोग जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मुद्दती में आया, पहले भी था पेबल टू एनी पर्सन, यहाँ भी पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर रिसिप्ट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड टर्म। मतलब एक उचित समय के अंदर धानी जोग में धीरे धीरे हुआ, जो भैया 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना होगा। शुरुआती दौर में टर्म नहीं हुआ करता था जो किस टर्म में पेमेंट होगा, बट धीरे धीरे जब बिजनेस क्लास डेवलप हुआ, बिजनेस डेवलप हुआ, तो वहां पे हो गया नहीं भैया बहुत 60 दिन लेते हो आप, 90 दिन लेते हो, 6 महीना बाद पेमेंट करते हो, नहीं, आप मटेरियल लिए हो उसके फिक्स टर्म के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। फिर फिरमान जोग में हुआ ए पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स टर्म। तो धीरे अब मुद्दती में क्या हो गया, फिक्स टर्म। पहले क्या था, फिक्स टर्म नहीं था, बट तो आपको ये समझना है धानी जोग में, दर्शनी में आपका फिक्स टर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही मुद्दती आया, मुद्दती मतलब फिक्स टर्म आ गया। जोखमी, जोखमी में
या डिस्पैच गुड्स मीन्स जो गुड्स जोखिमी मतलब जोखिम मतलब जो हम गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं और उसके बदले में गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉयर एंड होल्डर्स bear the cost and the drawee carries no liability। एक बात समझेंगे, अकाउंट्स में आप लोग सीखेंगे ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। जो लिखा इस डॉक्यूमेंट को जिसने लिखा राइटर जो होगा उसको बोलते हैं ड्रॉयर। तो ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो ड्रॉयर हुआ करता था उसको कोई द ड्रॉयर एंड होल्डर बियर्स द कॉस्ट, COST नहीं होगा, COST होगा, कॉस्ट एंड द ड्रॉई कैरेज नो लायबिलिटी। मींस गुड्स का रिस्क जो था वह राइटर के ऊपर ही हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोग हुंडी का डेवलपमेंट समझे, मींस बैंकिंग, बैंक कैसे कैसे डेवलप हुआ। आज हम लोग चेक देखिए, चेक जो है एक जमाने क्या बोले, आज से 3 साल पहले 6 महीना वैलिडिटी हुआ करता था, अब उसकी वैलिडिटी जो है सो 3 महीने की हो गई है। तो हम लोग यहां से लिंक करते हैं, बैंक जो डेवलप हुआ तो डिपॉजिट जो है सो हम लोग मेटल्स से चालू किए, मेटल्स विथ लेंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेट्स। आप एक वर्ड को यहां पे समझेंगे, बैंकर्स किसको बोलते हैं और बैंकर्स एंड सेट्स। हम लोग बैंक जो होते हैं जो मनी प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और सेठ, पुराने समय में सेठ जी साहूकार कहा जाता था, जो पैसे की लेन देन करता था, लोगों को मनी प्रोवाइड करता था। तो मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विथ ए मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। एग्रीकल्चर and the domestications of animals were important components of the economic life of ancient people। अभी हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बात किए। अब एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स। तो शुरुआती दौर में हमारे एंशिएंट टाइम में हम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लोग हर कोई जो है सो अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर एंड एनिमल को पाल के करते थे। इकोनॉमिक लाइफ में पैसे की अर्निंग जो है सो कहां से आती थी, अपने पास तो एंशिएंट पीपल का एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन से इकोनॉमिक लाइफ, वहां में इकोनॉमिक पैसे मनी जनरेट होते थे। अब आता है फेवरेबल अब ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, आज हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से फसल होती है। तो एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर कैसे कैसे डेवलप हुआ, जो जिस एग्रीकल्चर के लिए जो क्लाइमेट फेवरेबल रहा वैसे प्रोडक्शन हम लोगों ने अपने उत्पाद किए। तो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस वेर एबल टू रेज 2 और सम टाइम्स 3 क्रॉप्स इन ए ईयर। जनरली 2 and 3 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स होते हैं इन 3 क्रॉप्स। अगर क्लाइमेट वैसा सिचुएशंस है
तो 3 क्रॉप्स हो सकते हैं, रबी होता है। तो इन एडिशन टू दिस बाय रिजॉल्विंग टू वीविंग कॉटन, तो पहले शुरुआती दौर में क्या हुआ, हम लोगों ने वीविंग कॉटन किया, डाइंग फैब्रिक्स। इसका पॉट्स की क्ले पॉट्स मीन्स मिट्टी की बर्तन पहले बहुत बनते थे पहले। अब मीन्स जब मेटल के बर्तन नहीं बना करते थे, खाना भी बनता था क्ले पॉट्स पे ही बनता था। धीरे धीरे फिर यूटेंसिल्स बनना चालू हुआ, फिर हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप हुआ, चरखे पे जो है सो धागे कटने, फिर स्कल्पटिंग, हम लोग चित्र वगैरह बनाने कॉटेज किए, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हुआ। इसके बाद मैशनरी हुआ, मतलब एक बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का जो काम है वो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ट्रेड कैसे डेवलप हुआ, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे बिजनेस जो है सो कॉमर्स जो है सो डेवलप किया। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बाद में गए, पहले छोटे छोटे क्ले पॉट्स किए, यूटेंसिल्स कॉटन, वीविंग कॉटन, और इसको ट्रांसपोर्ट किए। ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे पहले हम, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां नहीं थी, तो कार्ट्स, कार्ट्स देखा है आप लोगों ने, कार्ट्स, बोट्स, कार्ट्स देखे हैं आप लोगों ने, एनीवन हैव सीन? यस सर, देखे। क्या किस तरह का होता है? सर बैलगाड़ी जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं जी, बैलगाड़ी। तो पहले क्या होता था, बैलगाड़ी दो तरह की, एक बड़े बड़े चक्के वाली होती थी जिसे जो है सो एनिमल्स कैरी करते हैं, हॉर्स, बफेलो, कहीं कहीं बफेलो को भी मैंने देखा है। तो कार्ट्स, तो शुरुआती दौर में जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन था, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, कार्ट्स, बोट्स एंड शिप्स था, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास इलेक्ट्रिकल गाड़ियां नहीं थी उस जमाने में, और हमारे पास जो सरप्लस होता था, मीन्स ज्यादा उत्पाद हो जाता था, तो उसको हम लोग सेविंग्स करते थे फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, जनरेट सरप्लसेस। हर कोई चाहता है जो हम उत्पाद थोड़ा ज्यादा करें, जिससे उसको बेच के हम पैसे इकट्ठा कर सके। इसके बाद आपका आया वर्कशिप, पूजा का काम। जी, एक जमाने में पूजा अभी भी है, बट उस समय में लोग अपना पैसा में वर्कशिप करके वेयर परमानेंट, वेयर स्किल्ड आर्टिसियंस worked and converted raw materials into finished goods. सॉरी, वर्कशॉप, वर्कशिप मैंने कहा, वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां होती है, कल कारखाने होते हैं, वहां पे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्कशॉप, जिसको आप कारखाना भी कहते हैं, फैक्ट्री भी कह सकते हैं, वर्कशॉप। तो यहाँ पे स्किल्ड जो आर्टिसियंस होते थे वो वर्क करते थे एंड रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे। तो वर्कशिप्स, हम लोगों ने वर्कशॉप सीखा। एंड इनिशियल स्टेज में आज क्या हो, जो कल कारखाने होते हैं वहां पे टेक्निकल रिक्रूटमेंट होता है, बट इनिशियल स्टेज में जब हिस्ट्री की जब बात करें, एंशिएंट इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो फैमिली बेस्ड हुआ करता था। फैमिली बेस्ड करने का मतलब घर के ही कोई ना कोई सदस्य जो है सो एक कलाकारी करते थे। अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस एंड डूली फॉलोड इन एक्वायरिंग ट्रेड स्पेसिफिक स्किल्स। मिस पिता क्या है, अपने पुत्र को वह ट्रेड स्किल जो है सो सिखाते थे, फैमिली बेस्ड हुआ करता था। एंड जो भी आर्टिसियंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल लेबर्स इन डिफरेंट काइंड्स लर्न एंड डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज which were passed on from one generations to another generations। तो पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में जो भी कला था वह फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन से पास ऑन किया करता था। तो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब एक आता है इंटरमीडियरीज, जो हम लोगों ने बात किया ही है, जो बिजनेस में सेकंड चैप्टर्स में हम लोगों ने बात किया था, इनिशियल स्टेज में ही बात किया था। बिजनेस के अंदर में सपोज कोई भी मटेरियल्स अगर हमारे पास अवेलेबल होता है, परचेज करते हैं, तो बीच में बहुत सारे लिंकमैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है।
तो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, तो इंटरमीडियरीज का कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में अपनी बात करते हैं। किसी भी गुड्स के लिए इंटरमीडियरीज जो होता है, जो बीच का मिडलमैन होता है, इसको हम लोग इंटरमीडियरीज को आप लोग मिडलमैन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिडलमैन बोल सकते हैं। तो ये इंटरमीडियरीज प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं प्रमोशन ऑफ ट्रेड में जी। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इनका रियली बहुत बड़ा योगदान होता है मींस ट्रेड को डेवलप करने में। प्रोमिनेंट रोल, इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशंस ऑफ ट्रेड। They provide considerable financial security to the manufacturers. आपको नहीं समझ में आएगा सर, या नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं। अब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और कितना मैन्युफैक्चरर करे, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। चलो फैक्ट्री लगा लिया, बट रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, और हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मार्केट में कितना डिमांड है यह भी इंश्योर करना है। तो अभी भी ट्रेंड है, पहले भी ये ट्रेंड रहा। तो मैन्युफैक्चरर करते क्या हैं? अपने मार्केटिंग एजेंट को मार्केट में भेजते हैं और बोलते हैं जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट का जो डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मीट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है और पूछता है आप कितने लाख की बुकिंग करेंगे, कितना सप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बोलता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो उसके बेस पे दो कंपनियां दो पॉलिसी मेंटेन करती है। बोलती है आप ऑर्डर बुक कीजिए। ऑर्डर बुक करने के लिए या तो 100% एडवांस लेती है, या कंपनियां बोलती है आप 50% एडवांस कीजिए, और जब जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो हम सप्लाई कर देंगे। तो जो लोकल डीलर्स है उन्हें मार्केट का आइडिया है, वो जानते हैं इस मार्केट में कितना का कंजम्पशन होता है। और खास तौर से कूलर जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं इसमें ये कंपनियां करती है, एडवांस में पैसे उठाती है मार्केट से, मैन्युफैक्चर करती है और फिर सप्लाई करती है। तो उसमें क्या है, सर क्यों पहले कोई पैसा देगा एडवांस में? जी एडवांस में पैसा देने से क्या होता है, वही सामान जो आप सीजन पे खरीदेंगे तो 500 रुपया, और एडवांस में खरीद रहे तो 300 रुपया में आपके पास अवेलेबल हो जा रहा है। तो जिसके पास सरप्लस मनी है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय अज्यूमिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व। अब यहां पे होता है कमीशन एजेंट्स होती हैं। कमीशन एजेंट क्या होता है? इनका काम ही होता है जो माल को बेचना, और बेचने के बदले में ये पैसा नहीं लगाते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ बेच देते हैं, उसके बदले में कमीशन, बस इनको कमीशन से मतलब रहता है। इसका होता है ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड्स। ब्रोकर्स का काम होता है, किसी को मान लीजिए कोई मटेरियल चाहिए तो बीच में वो मिड का काम करता है, मतलब बेचने वाले के लिए भी और सेल करने के लिए भी, उसके लिए वो कमीशंस लेता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकर। मान लीजिए खासतौर से आज के डेट में जमीन खरीदने में और शेयर मार्केट में ब्रोकर का बहुत बड़ा प्रिवेलेंट है। शेयर मार्केट में आप कोई शेयर परचेज नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। लैंड अगर किराए पे मकान लेना है या लैंड खरीदना है तो वहां पे ब्रोकर का जरूरत पड़ता है, जो पहले से डील करता रहता है। इवन तो मार्केट में मान लीजिए आप सिल्क की बात हो रही है, तो सिल्क वाले जैसे मार्केट में भी ब्रोकर होते हैं, तो सेलर के लिए भी काम करते हैं, बायर के लिए भी काम करते हैं, ब्रोकर दोनों के लिए काम करते हैं। इसका तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, या तो स्टेट वाइज होता है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, या एरिया वाइज होता है, या होलसेलर से थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब मटेरियल जो है बल्क में परचेज करता है, कंपनी अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इसे अपॉइंट करती है डिस्ट्रीब्यूटर को। एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल को भी देता है एंड रिटेल के लिए भी देता है। तो अब आते हैं यह जो इंटरमीडियरीज की वजह से क्या हुआ बच्चे, ट्रेड क्या होता है, एक्सपेंड होता है। सपोज कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है दिल्ली में, उसका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो गया, किसकी वजह से? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड ब्रोकर की वजह से।
तो इसके वजह से ट्रेड क्या हुआ, एक्सपैंड किया। क्या किया, एक्सपैंडिंग ट्रेड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया। इन डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, अब धीरे धीरे ट्रेड जब एक्सपैंड किया तो सिल्वर बुलियन इनटू एशिया को कम हुआ एंड लार्ज शेयर ऑफ दैट बुलियन ग्रेविटेड टुवर्ड्स इंडिया, मींस टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ खिंचा हुआ आ गया। एंड दैट समय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जगत सेठ, यह टेक्निकल नेम है जगत सेठ, उस जमाने में जो बुलियन का काम करता था, सिल्वर का काम करता था, जिसको आज सुनार बोलते हैं, वह जगत सेठ ऑल्सो डेवलप्ड एंड एक्सरसाइज्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे, इतिहास किसका, ट्रेड एंड कॉमर्स का। हमारे देश में ट्रेड कैसे डेवलप किया इसके बारे में बातें कर रही है। तो मुगल पीरियड में जो इंस्टीट्यूशन था जगत सेट्स जिसको कहते थे, उनका बहुत बड़ा ग्रेट इन्फ्लुएंस हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ग्रेट इन्फ्लुएंस, मींस बहुत ज्यादा प्रभावित करके रखे थे। और बच्चों इसी समय में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है क्या? यस सर। कौन था ये, कौन था ये ब्रिटिश कंपनी थी एकदम जिसने बिल्कुल इंडिया पे सही। 200 सालों तक राज किया था। जी जी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी राज भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआती दौर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो व्यापार करने के लिए आई, और व्यापार करते करते हमारे ऊपर शासन करने लगी। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हुआ, साथ में हमारे ऊपर शासन भी डेवलप हो गया। एंड उस समय में जो बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज ट्रस्टी। अब हम ट्रस्टी के बारे में थोड़ा सा बच्चे आपके बात कर लेते हैं। ट्रस्टी होता क्या है? देखिए, ट्रस्टी कहने का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जो चैरिटेबल संस्था होती है जहां पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता है, उसके अंदर में ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी का काम रहता है जो बेनिफिशियरी जिनको लाभ मिलना है उनको प्रॉपर लाभ मिले, और ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर देखभाल करे। तो उस जमाने में जो बैंकर्स जो था वह बिगेन टू एक्ट एज ए ट्रस्टी, मींस आपकी प्रॉपर्टी को रखवाला हो गया, संभाल। और ट्रस्टी नहीं, बैंक में पैसा डालते हैं, वो मेरे पैसे का पूरा एकदम केयर करता है। हम ज्वेलरी भी लॉकर में डालते हैं, वह पूरा एकदम उसको ख्याल रखता है, तो ट्रस्टी है। एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ इंडोमेंट्स। इंडोमेंट्स क्या होता है? एक तरह का फंड होता है जो क्रिएट होता है बेनिफिट्स के लिए, तो इसको भी प्रॉपर केयर बैंक के द्वारा किया गया। इंडोमेंट फंड्स, आज एलआईसी की बहुत सारी पॉलिसियां आती है, जो कुछ पॉलिसियां ऐसे इंडोमेंट फंड्स बेस होते हैं, मींस फंड बेस होते हैं। और फॉरेन ट्रेड जो हुआ करता था, मींस दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था, वह फाइनेंस बाय लोन। सिंपल सी बात है, आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, जो हर कोई अपने बिजनेस को करने के लिए क्या करता है, सीसी लेके रखता है, ओवरड्राफ्ट लोन की फैसिलिटी लेके रखता है। लेकिन दैट टाइम बैंकिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, तो बैंक के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड होने के लिए लोन लिया जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपेंड करता था, यह लॉन्गर वाइज, मतलब मान लीजिए किसी ट्रेड को करने के लिए पैसा दिया गया, सपोज अमेरिका से कोई गुड्स मंगवाना है। कहां से? अमेरिका से कोई गुड्स इंडिया को आना है। अब यह डिपेंड करता है, यह गुड्स मान लीजिए कितना रिस्की है, वेदर कंडीशंस क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर डिपेंड करता था। कितना टाइम लगेगा वहां से अमेरिका से इंडिया में आने में सामान को। तो जो व्यापारी वर्ग जो हुआ करते थे, बैंकिंग सिस्टम से जो लोन जाता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता था जो कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना टाइम लगने वाला है।
तो यहीं से क्रेडिट सिस्टम का इमरजेंस हुआ, तो क्रेडिट सिस्टम डेवलप किया। तो इमरजेंस ऑफ क्रेडिट, इमरजेंस का मतलब होता है बच्चे किसी चीज का उभरना, किसी चीज का आना, अचानक से कोई नई बातें आ गई, तो इसी को बोलते हैं इमरजेंस। तो इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब बोलते हैं, जब कोई सामान हम उधार में खरीदते हैं, तो इसी को बच्चे हम बोलते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज इनहेंस कॉमर्शियल ऑपरेशंस। कॉमर्शियल ऑपरेशन को समझेंगे, कॉमर्शियल ऑपरेशंस क्या होता है। बिजनेस के अंदर में कोई भी खरीद बिक्री होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग परचेज एंड सेल को कॉमर्शियल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो कॉमर्शियल ऑपरेशंस में कहा वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अगर सप्लाई क्रेडिट में हो रहा है तो दैट विल बी नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो इंडियन जो सब कंटिनेंट था हमारा, वो एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? एनीवन? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड 8, 9, 10th में थोड़ा बहुत फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सर पढ़ा था हम थोड़ा बहुत इसके बारे क्या में। क्या जानते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? सर जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे संसाधन ऐसे पाए जाते हैं जिनकी बहुलता पाई जाती है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी जगह पर केला बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पे अगर हम केला खरीदना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फेवरेबल बैलेंस मिल जाएगा केले का या किसी भी चीज के जिसकी बहुलता पाई जाती है। बच्चे जान रहा, मतलब आपने कहा बट क्लियर नहीं है। क्लियर करने का मतलब ये कंसेप्ट कैसे है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो बात करते हैं अभी आपके पास। इंडिया, अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेशनल मींस फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप लोगों का एक चैप्टर हुआ करता था, मुझे याद है 8, 9, 10th में हमने पढ़ा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड करने का मतलब क्या होता है? बच्चे ने केला का ही एग्जांपल दिया, ठीक है, और ऐसे हमारे इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजों के लिए क्या है? फेवरेबल है। अब फेवरेबल है एक अलग बात है, बट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आगे जुड़ा हुआ है, उसको समझना है। बच्चे ने कहा, बच्चे ने मेरे को बताया सर इंडिया में वो केला का उत्पाद फेवरेबल है, ठीक है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड को इसको मर्ज करना था। कोई हर कंट्री क्या करता है? बेचता भी है और खरीदता भी है। नहीं, हम बेचते भी है सामान को और खरीदते भी हैं। तो इंडिया दैट एंशिएंट टाइम हम ज्यादा बेचते थे और कम खरीदते थे। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं समझ में आया। मिस दूसरे देशों से हम सामान कम इंपोर्ट करते थे और ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते थे, भेज देते थे, मतलब पैसा हमारे पास ज्यादा हो जाता था, मतलब ट्रेड हमने ज्यादा किया। बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस मतलब अगर 1 करोड़ का हम इंपोर्ट किए तो 2 करोड़ हम एक्सपोर्ट कर देते थे। और हम लोगों ने आपको इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में डील कर दिए। तो जैसे ही हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, बेच दिया ज्यादा, तो क्या हो गया? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमने जो ट्रेड किया वह फेवरेबल बैलेंस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई सारे बच्चे को? आया? रोहित क्लियर हुआ? रोहित ये सर हो गया। आप यही बता रहे थे जो मैं बोला कि कुछ और बोले थे? नहीं सर, मैं कोई और ही टॉपिक समझ रहा था। हाँ, हम समझे। आपने फेवरेबल को वर्ड को पिक किया था, बट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब हमने जो ट्रेड किया उसमें बैलेंस बच गया। और अकाउंट्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स में जब पढ़ेंगे तो BD/CD के बारे में आप लोगों को सीखा है कि नहीं सीखा है? अभी आपने सीखा BD, बैलेंस ब्रॉडवर्ड, बैलेंस फॉरवर्ड, कैरीडवर्ड, सीखे हैं? लेजर, लेजर अभी नहीं जर्नल में कि लेजर में है? सर, जनरल अभी तो हम लोग जनरल में है सर। जर्नल में, कोई बात नहीं, लेजर में भी जाएंगे तो वहां सीखेंगे। बैलेंस सर सिखाएंगे, बैलेंस को कैसे उठा के यहाँ से अगले साल ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं, PL में ले जाते हैं, सिखाएंगे सर। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड में फेवरेबल होना। वे अरे लिखा हुआ है, हम तो where exports exceeded imports with large margin
इसी को बोलते हैं फेवरेबल। लिखा हुआ भी है आपका नीचे, देखिए बड़े अच्छे में लिखा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है इंडियन बैंकिंग सिस्टम इससे बेनिफिट करेगा, क्योंकि जैसे ही अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो पैसा आ गया, तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा सर्कुलेट करेगा, जिससे एडिशनल कैपिटल जनरेट होगा। बच्चे फेवरेबल हम कब होते हैं? जब हमारे पास ज्यादा आमदनी हो, मान लीजिए खर्च ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रहा है, तो लायबिलिटी में बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। लेकिन जितनी आमदनी हो रही है उसे कम खर्च हो रहे हैं, तो हमारे पास कैपिटल जनरेट होता चला जाएगा, एडिशनल कैपिटल। और इसी एडिशनल कैपिटल से एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। रोहित, एक समय आप सवाल पूछे थे सर, जब हम जानते हैं जो पॉवर्टी मालूम चला गया तो एक बार तो क्यों नहीं एक बार में रिमूव कर देते हैं? तो देखिए वहां उसका जवाब यहां भी है थोड़ा बहुत है। कोई भी चीज अचानक से डेवलप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या है, आपको रिसोर्स तैयार करना होगा। आपके पास एडिशनल कैपिटल होगा तभी आप एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास कैपिटल नहीं था भाई, जिससे, और कैपिटल यहाँ पे कहने का मतलब बच्चे होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं डॉलर में खरीदारी होती है। जब भी किसी दूसरे देश से हम कोई सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका पेमेंट डॉलर में होता है, यूएस डॉलर में होता है। और हमारे पास डॉलर नहीं रहेगा तो हम कैसे परचेज कर सकेंगे दूसरी कंट्री से? तो हमें सरप्लस फंड चाहिए, जनरेट करना होगा डॉलर, जिससे हम एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट कर सके, में से अच्छे टेक्नोलॉजी की मशीनरियां खरीद सके। इसीलिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे कंसेप्ट है, मतलब इंडिया में ज्यादा सामान बनेगा तो यहां से अभी क्या होता है, सपोज हम लोग, सपोज कोई कंपनी की कारें हैं, अभी जितनी भी टोयोटा है, हुंडई है, सारे यूएस कंपनी है, यूके कंपनी है, जापानीज कंपनी है, तो वहां बनता है, वहां से इंपोर्ट होता है, फिर हमारे देश में आता है, फिर हम खरीदते हैं, तो पैसा क्या है वो बाहर चला जाता है, बाहर कंट्री में चला जाता है। लेकिन अगर वही कार अगर इंडिया में बने, तो इंडिया में बनेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लस वो पैसा मेरा बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट पार्ट जाएगा। रॉ मटेरियल्स भी हमारे इंडिया से ही खरीदेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का होगा, तो एडिशनल कैपिटल जनरेट होगा, वो पैसा भी लेके आएगा बाहर से फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीनरी भी लेके आएगा बाहर से, उसके लिए हमको पैसा नहीं देना होगा। ऐसे अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमको पैसा देके फैक्ट्री में मशीनरियां लानी होगी। तो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, एक्सपेंशन की जब बात करते हैं, तो अभी जो मोदी साहब का जो कंसेप्ट है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये आपका एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स इवॉल्व किया। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना, टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। प्लस एग्रीकल्चरल बैंक्स भी आए टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चरिस्ट। पुराने समय में कोऑपरेटिव बैंक हुआ करते थे, और कोऑपरेटिव बैंक जो है सो मींस लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। और आज के डेट में डेवलप होते होते नाबार्ड जैसी संस्था डेवलप हो गई है, मिस नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, सिडबी जैसे संस्था डेवलप हो गई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस एंड ट्रेड कॉमर्स को डेवलप कर, बैंकिंग जितना बैंक डेवलप करेगा उतना ज्यादा हमारा जो फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स है एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वह डेवलप करेगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या फिर आज यहीं पे खत्म करें? ट्रांसपोर्ट चालू करें कि रहने दे? सर 20 मिनट बाद सर की भी क्लास शुरू होने वाली है, रजनीश सर की। तो ओके, तो फिर हम अपने सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यस सर। ओके चलिए, थैंक यू। एक बार फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर से बता बिल्कुल जी, बिल्कुल बताते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड दीजिए। सिंपल सी बात है, पहले मैं खर्च को बताऊंगा फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम फेवरेबल, मान लीजिए हमारे आपके घर में 1 लाख की आमदनी है और खर्च हो जाता है 1,20,000, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल है? अनफेवरेबल हो गया ना, आपके फेवर में तो नहीं है चीज, है क्या?
आपके बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, लायबिलिटी आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो पहले समझते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड अगर मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही थी, दो कंट्री के बीच में ट्रेड की बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे। अब फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो अब हम सारे कंट्री से जितना ट्रेड हो रहा है, मतलब तो ट्रेड में दो चीज होगा, एक तो इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, कोई गुड्स को दूसरे देश से हम लेके आएंगे इंडिया में। एक्सपोर्ट मतलब हम कोई गुड्स अपने देश से दूसरे देश में बेचेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिक्शनल है, अगर दूसरे देश से हम अगर 1 करोड़ वैल्यू का गुड्स मंगवाते हैं, 1 करोड़ 1 CR का एग्जांपल है, और हम अपना गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चर किया, जो लोकल गुड्स है, डोमेस्टिक गुड्स है, उसको हम सप्लाई करते हैं आउटसाइड इंडिया 1.5 करोड़, तो हमारे पास 0.5 या 50 लाख वैल्यू का सरप्लस हो गया ना, हमारे पास सरप्लस। जब हम सरप्लस जनरेट कर लेते हैं उसी को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। फेवर मतलब बैलेंस जो है सो पॉजिटिव बैलेंस। जब पॉजिटिव बैलेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फेवरेबल बैलेंस। अगर यही उल्टा हो जाता, 1.5 करोड़ का हम क्या करते हैं इंपोर्ट और 1 करोड़ का एक्सपोर्ट, तो हम माइनस में चले जाते हैं ना, उतना का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ गया हमको, तो नेगेटिव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हर कोई चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा हम कम लाए और ज्यादा दूसरे को दे, मतलब यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, जिससे हमारे पास पैसा, हर कोई चाहता है पैसा जनरेट करे। क्लियर? सर ओके, थैंक यू। सेशन एंड करते हैं।